नमस्कार दोस्त, आज हम एक औरत की दर्द भरी कहानी लेकर आए। दोस्त, एक व्यक्ति को अपने खेतों में काम करवाने के लिए कुछ महिलाएं मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो वह राजस्व चौराहे पर जाता है, जहां सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मजदूर खड़े होते हैं। मजदूरी की तलाश में वहां जाने के बाद उसकी निगाह एक महिला मजदूर जिसकी उम्र 24 या 25 साल होगी उस पर पड़ती है। वह कुछ देर तक उसे देखता ही रहता है, फिर उसको अपने पास बुलाने का इशारा करता है। वह आ जाती है तो वह उससे कहता है कि मेरे पास काम है, क्या मजदूरी पर चलना चाहती हो? वो लड़की तुरंत हाँ बोल देती है। उस व्यक्ति को 4-5 मजदूरों की आवश्यकता थी, तो 3-4 महिलाएं मजदूरों को अपने साथ लेकर जाने के लिए ढूंढ कर तैयार कर लेता है। अब वो उन सब मजदूरों को वहाँ से अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसे उस नौजवान महिला के बारे में कुछ ऐसी बात पता चलती है कि वो उसे अपने साथ ले जाने से इनकार कर देता है और इसके बाद बाकी महिलाएं मजदूरों को ही अपने साथ लेकर चला जाता है। वो लड़की वहीं चौराहे पर बैठ जाती है और उस व्यक्ति को निराशा भरी नज़रों से देखने लगती है और उसकी आंखें भी नम हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही अद्भुत और रोचक और इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ने सऊदी अरब में विदेश में रहकर 3 सालों तक काम किया, लेकिन कोरोना महामारी में जब लॉकडाउन लगा तो उसे बाहर विदेश में बहुत दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा और देश परदेश जाने से उनका मन उठ गया। उसने फैसला कर लिया था कि अब कभी बाहर विदेश नहीं जाएगा और जो कुछ भी काम करना है अपने गांव में रहकर ही करना है। तो दोस्तों, गांव में उनके पास 5-6 बीघा ज़मीन थी, तो वो अपनी ज़मीन में 3-4 लाख रुपया जो उनके पास इकट्ठा था उन्हें लगाकर उसने एक फूल पौधा की नर्सरी को तैयार करने की सोचता है और उसके लिए वो राजस्व चौराहे पर मजदूरों को लेने के लिए गया था। वहाँ पर उनकी निगाहें एक 24 साल की नौजवान महिला पर पड़ती है जिसका नाम मधु होता है। कुछ देर उसे देखता ही रहता है कि कितनी खूबसूरत ये लड़की है। उसको देखकर लगता ही नहीं कि ये मजदूरी करने के लिए यहाँ आई हुई है, लेकिन थोड़ी देर में वो समझ जाता है कि ये मजदूर ही है। तो वो उसे अपने पास बुलाकर पूछता है कि मेरे काम पर मजदूरी करने चलोगी क्या तुम? तो तुरंत हाँ बोल देती है। उसके बाद वो और 4 महिलाएं मजदूरों को ढूंढता है और सभी को टेम्पो में बैठा लेता है, लेकिन तभी जो मधु थी वो चौराहे पर जो चौतरा बना हुआ था उस पर एक छोटा सा 8-9 महीने का बच्चा सोया हुआ था। मधु उसे अपनी गोद में लेती है और वो भी टेम्पो में बैठने लगती है। रवि उसको बच्चे के साथ देखता है तो वो बोलता है, अरे ये क्या है? इतना छोटा बच्चा किसका है ये? तो मधु जवाब देती है कि साहब, ये मेरा ही बच्चा है। तो रवि बोलता है कि तुम इतने छोटे बच्चे को अपने साथ लेकर कैसे काम कर पाओगी? ये तो वहाँ दिन भर तुम्हें परेशान रखेगा, रोएगा। तुम वहाँ काम करोगी या इन्हें संभालोगी? तो मधु कहती है, ऐसी बात नहीं है, मेरी बच्ची बहुत हंसी खुशी रहती है, ये परेशान नहीं करती, इनको साथ लेकर ही काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इनके चक्कर में कम काम करूँगी, मैं काम अच्छे से कर लेती हूँ। आप मुझे भी अपने साथ काम पर ले चले। तो वो बोलता है, देखिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ऐसे नहीं होता। बच्चे को साथ लेकर तुम काम ढूंढने के लिए आ गई हो, बस तुम रहने दो। दोस्तों, वो उसे अपने साथ काम पर ले जाने से इनकार कर देता है। तो चौराहे पर बने चौतरे पर जाकर बैठ जाती है।
अब रवि को एक और मजदूर की ज़रूरत होती है, तो उसके बदले कोई दूसरा मजदूर ढूंढने लगता है और जल्दी ही उसे एक और महिला मजदूर मिल जाती है। तो रवि सभी को टेम्पू में बैठाकर वहाँ से जाने लगता है। तो एक बार पलटकर फिर से मधु की तरफ देखता है। मधु अपने बच्चे के साथ उदास निराश होकर बैठी हुई थी और उसको देखने से साफ दिखता है कि उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा रही थी। लेकिन फिलहाल तो रवि उन महिलाओं को लेकर चला जाता है। रवि महिलाएं मजदूरों को इस वजह से ढूंढता है क्योंकि आदमियों की मजदूरी 400-500 रुपये होती थी और महिलाओं की मजदूरी के 250 से 300 रुपये होती थी। तो नर्सरी का काम भी ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं होता। सिर्फ छोटी छोटी पन्नी की थैलियों में खाद मिट्टी को मिलाकर ही भरना था। क्योंकि उसने अभी अभी शुरुआत की थी, इसलिए वो महिलाओं को ही मजदूरी पर रखना बेहतर समझता है और 4 महिलाएं मजदूरों को अपने साथ लेकर चला जाता है। दिन भर नर्सरी में काम होता रहता है और शाम को फिर वो वहीं छोड़ने आ जाता है। अगले दिन वो फिर से मजदूरों को लेने के लिए पहुंचता है। सभी मजदूर महिलाएं उसे चारों तरफ से घेर लेती हैं। मधु भी भागती दौड़ती आती है, लेकिन जब देखती है कि ये तो वही व्यक्ति है जो कल भी आया था, तो वह पीछे हट जाती है और वापस जाकर चौराहे पर खड़ी हो जाती है। लेकिन आज रवि उससे कहता है कि इधर आओ, चलो कोई बात नहीं, आज तुम भी चलो। दोस्तों, वो मधु को भी अपने साथ लेता है और मधु बहुत खुश हो जाती है। 3-4 मजदूरों को और लेकर वो फिर नर्सरी में पहुंच जाता है और सभी महिलाओं को उनका काम बताकर समझा देता है और मधु को जो भी काम वो एक बार समझा देता, फिर दोबारा उसे समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बहुत ही लगन और मेहनत के साथ सफाई से उस काम को करने लगती है। 1 घंटे में महिलाएं करीब 50 थैलियों में मिट्टी भर रही थी। वही मधु 1 घंटे में करीब 60 से 65 थैलियाँ भर देती है, जिसे देखने के बाद रवि अपने मन ही मन सोचने लगता है कि यार वाकई में ये बहुत मेहनती है, मैं तो इन्हें कल खामखा गलत समझ बैठा। और दोस्तों, जो उसकी बच्ची होती है, उन्हें उसको छाया में लेटाकर उसके पास 1-2 खिलौने रख दिए थे, वहीं वो आराम से खेलती रहती है। लेकिन जब करीब 2 घंटे गुजर जाते हैं तो बच्ची रेंगते हुए मधु के पास आ जाती है और अपनी माँ को पकड़कर खड़ी होने की कोशिश करती है, लेकिन लुढ़क जाती है। बच्ची रोने लगती है और अपनी माँ से जिद करती है उसको गोद में लेने के लिए। लेकिन दोस्तों, रवि भी वहीं होता है। वो उसके पीछे पीछे थैलियों में बीज को रख रहा था। वो बच्ची को देखता रहता है कि बच्ची परेशान हो रही है, लेकिन मधु अपने काम में लगी हुई थी। उसको डर लग रहा था कि कहीं मालिक बच्ची की वजह से जो भी हो इसे चुप कराने में बिजी हो जाएगी तो कल काम पर ना बुलाएं, क्योंकि यहाँ काम लंबा चलने वाला है। मेरी अच्छी मजदूरी हो जाया करेगी। लेकिन अब रवि से बच्चा का रोना बिलखना देखा नहीं जाता, तो वो अपने काम को छोड़कर बच्ची को अपनी गोद में उठा लेता और कहता, अरे अरे, ये क्या हो गया? भूख लगी है क्या? अम्मा बिजी है और तुम तो मिट्टी में मैले हो गए हो। उसकी मिट्टी को झाड़कर साफ करता है तो मधु को देखती है और कहती है, मालिक आप उसको नीचे ही लेटा दीजिए, तो आपको मिट्टी लग से मैला कर देगी। और बोलता है, अरे कोई बात नहीं, ऐसा करो, बहुत टाइम हो गया है तुम्हें काम करते हुए, लो इसको संभालो, मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, ये बहुत परेशान हो गई है। लेकिन मधु फिर भी अपना काम नहीं छोड़ती और काम को करती रहती है। तो रवि फिर से कहता है कि मैं कह रहा हूँ ना, तुम काम को छोड़ दो और बच्ची को चुप कराओ। तो फिर वो उठती है, दुपट्टे से अपना हाथ पोंछती है और रवि से बच्ची को अपनी गोद में लेकर उसे दूध पिलाने लगती है। तब तक मजदूरों के चाय पीने का भी समय हो जाता है। तो गांव में एक दुकान पर जाता है और मजदूरों के लिए नमकीन, बिस्किट और घर में चाय बनवा कर लाता है। तो साथ ही उस बच्ची के लिए फ्रूटी और चिप्स और 2-3 समोसे भी लेकर आता है। सभी मजदूर बैठकर नमकीन चाय पीते हैं। तो रवि मधु को चिप्स और फ्रूटी देते हुए कहता है कि ये बच्ची को खिला दो। तो मधु कहती है, अरे इतनी सारी चीज़ें थोड़ा
थोड़ी खा लेगी, इसमें से 1-2 चिप्स खा लेगी, थोड़ी सी फ्रूटी पी लेगी, बाकी कुछ नहीं खा पाएगी। अभी तो ये 8-9 महीने ही है। तो रवि मुस्कुराते हुए कहता है, ऐसे कैसे नहीं खाएगी। दोस्तों, रवि उसके काम को देखकर बहुत खुश था, क्योंकि ये सभी महिलाएं धीरे धीरे काम को करती थी और एक दूसरे के साथ बातों में उलझी रहती थी। लेकिन मधु जब एक बार काम करने में लग जाती तो उसको निपटाने तक ही दम लेती थी। तो रवि ने ये सब देखकर बहुत खुश था कि वो इन सब से ज़्यादा मेहनत करती है। तो वो कह रहा था कि भला क्यों ना खाएगी, लाओ इधर मुझे दो। वो उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर उसे चिप्स खिलाता है और थोड़ी सी फ्रूटी पिलाता है, और इसके बाद बच्ची कुछ भी खाने से मना कर देती है, अपने सिर को हिलाने लगती है। तो मधु की हंसी छूट जाती है। वो कहती है कि मालिक, मैंने तो पहले ही कहा था ये ज़्यादा कुछ नहीं खाएगी, बस 1-2 चिप्स खाएगी। अब जो बाकी मज़दूर थे वो अपने कामों में लग जाते हैं। तो रवि जो 3 समोसे अलग से लाया था वो बच्ची को खिलाने लगता है और कहता है, लो समोसा तो खा लो। तो मधु कहती है, अरे अरे, ये अब कुछ नहीं खाएगी। तो रवि कहता है, अच्छा फिर ही तो तुम खा लो। तो मधु मना कर देती है। तो रवि कहता है, अरे मैं ये बच्ची के लिए नहीं, तुम्हारे लिए लाया था। मुझे पता है तुम बच्ची को दूध पिलाती हो, तो तुम्हें कुछ ना कुछ खाते पीते रहना होगा। दोस्तों, वो समोसा ले लेती है और उसकी आंखें भर आती है, ये सोचकर कि चलो इतना तो कोई मेरा ख्याल कर रहा है। अब सभी काम में जुट जाते हैं, शाम तक काम करते रहते हैं। मधु ने सबसे ज़्यादा काम किया था, हालांकि बीच बीच में बच्ची ने उसे परेशान भी किया, लेकिन ये बात कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इसके बावजूद भी मधु ने सबसे ज़्यादा काम निपटाया था। शाम में सभी मजदूर इकट्ठा होते हैं। तो रवि उनसे कहता है, देखो एक काम करना है, अब रोज़ाना तुम्हें बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं जाऊंगा। तुम लोग खुद ही यहाँ सवेरे काम पर आ जाना और अपनी मजदूरी को पूरा करने के चले जाना। अब उन्हें भी रोज़ाना काम मिल चुका था। ऐसे ही दोस्त काम करते हुए करीब 1 महीने बीत जाता है। नर्सरी में बहुत सारा काम हो चुका था। इस बीच में रवि कुछ खिलौने उस बच्ची को लेकर दिए। उनका जैसा अपने बच्ची की तरह ही ख्याल रखता था, उसे बहुत प्यार से खिलाता दुलराता था। मधु तो किसी से कोई बातचीत नहीं करती थी, लेकिन रवि को देखा जाए तो उसका मालिक था। रवि की उम्र भी 25-26 साल की होती है। तो वो ही अपना पैसा लगाकर नर्सरी को तैयार कर रहा था। तो अगर मधु से कुछ भी बात पूछता तो उससे बात करने की कोशिश करता, तो मधु उससे बेझिझक बात कर लेती थी। तो बातचीत करते हुए ही रवि को पता चलता है कि मधु अपने मायके में अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती है। माँ के अलावा उसका कोई नहीं है। जहाँ उसकी शादी हुई थी उसका पति नशेड़ी है और उसके ससुराल वाले भी उसकी कोई मदद नहीं करते हैं। मधु एक गरीब परिवार से थी और तो वो लोग उसे मारते पीटते हैं, यूँ कहिए कि उसके साथ बुरा व्यवहार रखते हैं। तो इसी वजह से वह अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके लौट आती है। तब उसकी बच्ची सिर्फ 2 महीने की थी और वो 6-7 महीने से अपने मायके रह रही थी। जब वो अपनी बच्ची को अपने साथ लेकर काम ढूंढती है तो ज़्यादातर लोग उसे काम पर रखने से मना ही कर देते थे। उसे महीने में सिर्फ 8-10 दिन ही काम मिल पाता था, जिससे वो 2-2,500 रुपये कमा लेती थी और इन्हीं पैसों से अपना और बच्ची के साथ अपनी माँ का बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही थी। रवि उसके बारे में जानने के बाद उसे चाहने लगा है। वो सोचता था कि काश इसके जैसी जीवन साथी मुझे मिल जाती तो एकदम कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ चलती। कितनी ये समझदार और होशियार मेहनती लड़की है। बाकी मजदूर भी इनसे ज़्यादा कम उम्र दराज हैं, लेकिन फिर भी ये सबसे बेहतर काम को करती है। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजर रहे थे तो रवि एक दिन मधु के पास क्यारी में जाकर बैठ जाता है और कहता है कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। लेकिन मधु उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। फिर से कहता है कि मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मेहनती हो। जितना ज़्यादा खूबसूरत हो उतनी ही खूबसूरती के साथ अपने काम को करती हो।
अब मधु भी कहाँ तक उनकी बातों को टाल मटोल करती हो। कहती है कि अरे बस रहने भी दीजिए, आपको क्या ही करना है मेरी खूबसूरती का। आपको तो मेरे काम से मतलब रखना चाहिए, ना कि मेरी खूबसूरती से। तो फिर भी कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम वाकई में बेहद खूबसूरत हो। अब दोस्त वो आज पूरे दिन उनके आगे पीछे मंडराता रहा और बात बात में उनकी बहुत तारीफ करता था कि शायद ये मुझसे कुछ बातचीत कर ले, लेकिन मधु उनकी किसी भी बात पर कोई सीधा जवाब नहीं देती। कभी कभी एक दो बात बोल देती थी। अब शाम के समय भी सभी अपने घरों को वापस जाने लगे तो रवि एक बार फिर से मधु से कहता है कि तुम मेरी किसी बात का बुरा मत मानना, लेकिन तुम मुझे मेरे मज़दूरों में से सबसे अच्छी लगती हो। दोस्तों, कहना तो कुछ और ही चाह रहा था, लेकिन बातों को घुमा फिरा कर मधु से बोल रहा था। फिर मधु भी अपने घर चली जाती है। अब अगले दिन मधु जब आती है तो उसने नई साड़ी पहन रखी थी, बालों में श्रृंगार लगा कर रखा था, गजरा भी डाले हुए थी और अपनी बच्ची को भी नए कपड़े पहना रखे थे। तो रवि उसको देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। मन ही मन सोचता है कि शायद कल जो मैं इसकी तारीफ की थी तो आज ये मेरे सामने और भी ज़्यादा सज संवर के आई है। हो ना, इसके दिल में भी मेरे लिए कुछ फीलिंग ज़रूर हो। वो मधु के पास चला जाता है और कहता है, अरे वाह, आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। कोई भी तुम्हें देखेगा तो यही कहेगा कि तुम ही इस नर्सरी की मालकिन हो और हम लोग तुम्हारे मज़दूर हैं। लेकिन दोस्तों, जब वो मधु के चेहरे को गौर से देखता है तो उसे पता चलता है कि मधु की आंखों में आंसू भरे हुए हैं। उसे देखकर लगता है कि मानो वो अभी अभी बहुत ज़्यादा रो कर आई हो। तो वो मधु से पूछ लेता है कि क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में ये आंसू किस तरह के हैं। तो मधु बोलती है कि देखिए, मैं अब आपके पास काम पर नहीं आ पाऊँगी। मेरा जो भी पैसा निकल रहा हो आप मुझे दे दीजिए। तो रवि कहता है, अरे यार, मुझे माफ़ कर दो, शायद मैं तुम्हें जो कल कुछ ज़्यादा बोल ही दिया था। तो कहती है कि नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं। लेकिन कल शाम मेरा पति मेरे घर आया था, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया, मुझे मारा पीटा, गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर दिया, मुझ पर उंगली उठाई, इल्ज़ाम लगाए गंदे गंदे। कहता है कि मैं यहाँ रहकर धंधा कर रही हूँ, बताओ, मैं तो यहाँ कड़ी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रही हूँ, लेकिन वो इस तरह से मुझसे बात कर सुना रहा है। तो रवि ये बात सुनकर दंग रह जाता है। कहता है कि क्या तुम पैसे लेने के बाद काम पे नहीं आओगी। तो मधु का वहीं रोने लगती है। कहती है कि हमारे पास पड़ोस के सभी लोग कह रहे थे कि चली जाए, इसके साथ वापस अपने ससुराल चली जाए, लेकिन किसी को क्या अंदाज़ा है मैं वहाँ कितना दर्द पीड़ा सहकर ज़िंदगी गुजारती हूँ। 3 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन उसने मुझे कभी प्यार के साथ नहीं रखा, ना ही इस बच्ची की इस कदर कि इसके लिए कभी एक कपड़ा तक ला कर नहीं दिया। जो कुछ कमाता है उसकी शराब पी जाता है, उसके घर वाले भी सब ऐसे ही हैं। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से भागकर अपनी माँ के पास आई थी, ये जानते हुए भी कि मेरी माँ के पास भी कुछ नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ सुकून तो रहता है। फिर रवि पूछता है, तो ये तुम्हारे घर क्या करने आया है। तो मधु बोलती है कि ऐसे ही आ जाता है, महीने में 2-3 दिन रात रहता है और अपनी मनमानी करके सुबह चला जाता है। कल जब वो आया था तो मैं उसके पास नहीं गई, उसके बाद कोई बात नहीं की तो गुस्से में भड़क गया और मेरे साथ मारपीट करते हुए मुझे उल्टी सीधी बातें बोलने लगा कि तू ऐसी है वैसी है। जब भी आता है रात गुजारने के बाद चला जाता है, ना एक पैसा देता है मुझे, ना तो मेरी बच्ची को देता है। मैं उसके घर जाना नहीं चाहती, लेकिन वो भी कभी ये तक नहीं पूछता कि चलो अब मेरे साथ घर चलो। तो रवि उसकी ये सब बातें सुनकर और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। उस बच्ची को अपनी गोद में ले लेता है और मधु के आंसू को अपने रुमाल से पोंछता है और कहता है, रो मत, चुप हो जाओ। लेकिन दोस्त, तभी उसका पति वहाँ नर्सरी में आ जाता है और आ जाते ही मधु को गाली देने लगता है, उसे अनाप शनाप बोलने लगता है। कहता है कि अच्छा, तो यही काम करती है तू यहाँ
लिए आती है। बता कौन है ये तेरा, कितने पैसे देता है तुझे। अब दोस्त रवि भी उसकी बातों को सुनकर गुस्सा हो जाता है। मधु उससे डर कर रवि के पीछे करीब आ जाती है। फिर वो मधु के पास आता है और बोलता है, बता, धंधा नहीं कर रही है तो क्या करने आती है इसके पास। उनका जोर से हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चल आज आज घर चल, तेरी अच्छे से मरम्मत करूँगा। दोस्त वो अपने हाथ को झटका देकर छुड़ा लेती है, कहती है कि मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वो फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और झटका मारते हुए कहता है, तू जाएगी कैसे नहीं, तुझे तो मैं धक्का मारकर घसीटते हुए यहाँ से ले जाऊंगा। वो मधु को जोर से खींचता है और ज़मीन पर गिरा जाता है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। बच्ची को रवि ने गोदी में रखा था, वो भी रोने लगती है। अब जैसे ही मधु को घसीटते हुए वो 4 कदम चलता है तो मधु रोने और चीखने चिल्लाने लगती है। सभी महिलाएं उसे रोता देखकर उसके पास आ जाती हैं। अब रवि भी उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि भाई बस बहुत हुआ, अब इन्हें छोड़ भी दे। जब तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती तो वो कहता है कि नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लेगा तू, मेरी पत्नी है, मैं कुछ भी करूं, तेरे अंदर हिम्मत है तो ज़रा इसे छुड़ा कर तो दिखा। दोस्त रवि उसका दूसरा हाथ पकड़ता है और मरोड़ देता है। वो जोर से चिल्ला पड़ता है। रवि कहता है कि अभी भी कह रहा है, उसे छोड़ दे वरना तुझे किसी काम का नहीं रखूँगा, यहाँ हाथ तोड़ दूंगा। अब दोस्त दर्द से वो चिल्ला रहा था तो मधु का हाथ छोड़ दे। मधु को बाकी महिलाएं सहारा देकर खड़ा करती हैं, उन्हें संभालती हैं। रवि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो कहता है कि भाई खुद को अपनी बीवी बच्चों को कमाकर खिला नहीं सकता। अब अगर ये मेहनत मजदूरी करके अपना पालन पोषण कर रही थी तो तुम्हें इनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम तराश रहे हो। तुम इंसान हो या शैतान। तो बोलता है, हाँ हाँ मैं इंसान नहीं हूँ, बता तू क्या कर लेगा मेरा। तो रवि उसको समझाते हुए कहता है कि देखो तुम्हारी खैर इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ, क्योंकि दोस्तों उनके सारी कहानी पहले ही मधु से सुन ली थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मधु का पति होने के नाते उसे कुछ कहता नहीं है। वो उसका पति कहता है कि ठीक है, सब समझ रहा हूँ, मैं तुझे जैसे लोगों ने ही इनका मन बहला रखा है। तेरे जैसे लोग को चापलूसी तो एक करती है और तू ही इसके अपने रखैले बनाकर रखा हुआ है। अभी थाने जा रहा हूँ और तेरे खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगा। तो रवि कहता है, हाँ जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं ही रखा है, मेरी ही बीवी है, तुम्हें जो मर्जी करना हो कर ले। अब तो वहाँ से बड़बड़ाता हुआ निकल जाता है। उसके जाने के बाद महिलाएं कहती हैं कि मालिक आपको उसे नहीं छोड़ना चाहिए था। यहीं ज़मीन पर पटक कर मारते हुए उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती। तो रवि कहता है, ऐसे कैसे मार सकते हैं, आखिर मधु का पति जो था। कल दिन को मधु जी कहती कि सबके सामने मिलकर मेरे पति की पिटाई लगा दी, और देखो ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, लड़ाई झगड़ा अच्छी बात नहीं है। इधर मधु को सिर्फ रोने के अलावा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। सभी महिलाएं उसे चुप कराने की कोशिश करती हैं। रवि भी उसे दिलासा देता है और चुप करा रहा था। शाम में रवि कहता है कि देखो मधु, मेरे पास हमेशा ही काम चलना है, काम की चिंता तुम मत करना, मैं हमेशा ही तुम्हें काम पर रखूँगा। तुम ऐसे कसाई आदमी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी, अपनी माँ के साथ ही रहो। तो अब मधु कहती है कि इसका ये आज का ड्रामा नहीं है, पिछले 3 सालों में 30 बार एक मेरे साथ ऐसा कर चुका है। दोस्त 6 महीने बीत जाते हैं, सैकड़ों मजदूर नर्सरी पर आ गए और चले गए, लेकिन मधु शुरू से आखिरी तक उनकी नर्सरी पर लगी रहती है, अपनी मेहनत और लगन से काम को कर रही थी। उसकी बच्ची भी अब 1.5 साल की हो चुकी थी, थोड़ा बहुत घुटने चलने लगी थी।
बातों को समझने लगी तो उसे परेशान भी करती थी। अब दोस्त पौधे फल फूल बिकने लायक तैयार हो जाती थी। एक दिन रवि के करीब 15,000 रुपये की पौधे बेच डाली। रवि बहुत खुश हो जाता है। मधु भी बहुत खुश थी। उनके चारों तरफ हरे भरे फूल के गमले रखे हुए महक रहे थे। रवि 15,000 रुपये में से 3,000 रुपये निकालकर और मधु के हाथ पर रखते हुए उनका हाथ अपने हाथों में पकड़ लेता है और कहता है कि ये जो नर्सरी में आज कामयाब कर पाया हूँ, ये सब तुम्हारी मेहनत और लगन का नतीजा है। इससे तुम्हारा भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं इस नर्सरी को इतना कामयाब कर न पाता। दोस्त वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि इन फूलों की तरह ही तुम भी बहुत प्यारी हो, और आज एक बहुत ज़रूरी बात है तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं जी पाऊँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। दोस्त तो उसे हल्का अपनी तरफ खींचता है तो मधु भी उसके सीने से लिपट जाती है, लेकिन वो कहती है कि आप मुझसे प्यार करते हो, ये मेरी खुशनसीबी है, लेकिन क्या ही फ़ायदा इस सब का। कल दिन को आपकी शादी हो जाएगी तो मैं एक मज़दूर ही तो मुझे एक मज़दूर के ही तरह रहने दीजिए, इससे ज़्यादा और कुछ मत समझिए। वो उससे अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटने लगती है। जो रवि उसको रोकते हुए कहता है कि यार ये कैसी बातें कर रही हो तुम। जब मैं प्यार तुझसे कर रहा हूँ तो फिर शादी किसी और से क्यों करूँगा। शादी भी तो तुम्हारे ही साथ करूँगा। ये बातें मैंने बहुत पहले ही सोच रखी थी। अब ये बातें सुनते ही मधु उसको फिर से अपनी बाहों में प्यार से जकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि आप जो बातें कर रहे हो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हसीन ख्वाब मैं देख रही हूँ। तो रवि कहता है, जिस तरह से तुम मेरे गले से लिपट गई हो, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। दोस्त जिस दिन के बाद से मधु का पति अपना ड्रामा करके वहाँ से गया, उस दिन के बाद से मधु के दिल में भी रवि के लिए कहीं न कहीं जज्बात पैदा हो गए थे, लेकिन उसने कभी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। भले ही रवि उसे चाहता और हमेशा ही उसके तारीफ़ें करके उसके अपने प्यार का इजहार करना चाहता था, लेकिन हमेशा ही मधु बातों को टाल मटोल कर दिया करती थी। अब इसके बाद रवि मधु ने अपनी शादी करने का फैसला कर लेता है और गांव में पंचायत बैठाकर मधु के पहले पति से उसका छुटकारा दिलाया जाता है और रवि के साथ उसे शादी के पवित्र बंधन में बांध दिया जाता है। दोस्त रवि ने नेक दिल से काम की शुरुआत की थी। काम में भी अच्छा मुनाफा हुआ, उसकी ज़िंदगी भी संवर गई। साथ ही साथ उसे मधु की ज़िंदगी भी संवारा था। उसकी नर्सरी में जितने खूबसूरत फूल थे उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत मधु और उसका दिल होता है। रवि भी नेक और ईमानदार साफ दिल का इंसान है। उसकी बच्ची भी बड़ी हो जाती है। परिवार हंसी खुशी जीवन बिताने लगता है। मधु की माँ को भी रवि अपने साथ ही ले आता है। तो दोस्त ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर ज़रा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।